नमस्कार साथियों, SKC एजुकेशन के चैनल पर आज आपका पुनः स्वागत है। हमने एक क्लास अर्थात पहली क्लास के अंदर हमने जिक्र किया था भाषा के बारे में और हमने भाषा को पूरा पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं का पहला प्रकरण भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। अब भाषा हमने पढ़ लिया था, उसी के अंदर से 5 शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। उन शब्दों के ऊपर आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। पहला शब्द है बोली, भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। क्या आपके मन में इन शब्दों के प्रति कोई विचार दिमाग में आया है? विचार दिमाग में जरूर आएगा, क्योंकि बोली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। अब राष्ट्र और राजभाषा का नाम लिया तो आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठा होगा। कक्षा 11वीं की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक में फिर से सोचने की आवश्यकता है। उसके अंदर इसके बारे में जिक्र किया गया है और बात कर रहे थे हम बोली। बोली का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? सीमित होता है। जैसे जैसे वो क्षेत्र बढ़ता जाएगा, एक सीमित क्षेत्र के अंदर जो बोली जाने वाली, हम कह सकते हैं उसे बोली कहते हैं, और जैसे ही उसका दायरा बड़ा हो जाता तो वो क्या किसका रूप ले लेती है? भाषा का रूप ले लेती है। अब अगला बिंदु है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा मतलब जननी के द्वारा सीखी गई भाषा, अर्थात हम जो माँ से जो भाषा सीखते हैं उसे हम कहते हैं मातृभाषा। हम देखते हैं राजभाषा। राज का मतलब क्या है? प्रशासन। क्या अर्थ होता है? प्रशासन। अब प्रशासन अर्थात राज कार्यों में प्रयोग में ली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा का मतलब क्या हुआ? राष्ट्र के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, समूचे राष्ट्र के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। और प्रशासन अर्थात राज व्यवस्था में काम में ले जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। और राजभाषा का दर्जा किसको दिया गया है? हिंदी को दिया गया है। और मातृभाषा अर्थात हम अपने जन्म देने वाली माँ से जो भाषा सीखते हैं उसे हम कहते हैं मातृभाषा। और भाषा जिसका क्षेत्र क्या हो? बड़ा हो, और बोली जिसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। कक्षा 12वीं के अंदर कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है, भाषा और विभाषा में अंतर क्या है? अब विभाषा क्या है? विभाषा को बोली ही कहते हैं। विभाषा को हम क्या कहते हैं? बोली ही कहते हैं। अब आप भाषा और बोली के अंदर जो अंतर होता है वही भाषा और विभाषा के अंदर अंतर होगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। उसी टॉपिक के आगे व्याकरण एक सामान्य परिचय से हम पढ़ेंगे, क्योंकि व्याकरण बहुत विस्तृत है और उस विस्तृत को हम अभी भी नहीं पढ़ सकते। उसको हम अलग अलग बिंदु लेंगे, विचार अलग अलग शब्दों के ऊपर हम विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास सिर्फ टॉपिक कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, तो उसको हमें पूरा करना है। इसलिए हम पढ़ते हैं अब थोड़ा सामान्य परिचय व्याकरण का। देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है। व्याकरण शब्द बना कैसे है ये हमें ध्यान करना है। व्याकरण शब्द बना है वी धन आ धन करण, इन तीनों से मिलकर क्या बना है? व्याकरण बना है। अब व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याकरण का अर्थ होता है भली प्रकार से समझना। भली प्रकार से समझना। थोड़ा ध्यान देना, व्याकरण का अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखने जा रहा हूं। मैं हमें पहले वीडियो में मैंने आपको बताया पर्याय शब्दों के ऊपर हमें ध्यान देना है। व्याकरण को हम क्या कह सकते हैं? व्याकरण को हम
पुस्तक कह सकते हैं, इसको हम विधा कह सकते हैं, इसको हम एक संस्करण कह सकते हैं, तो अनेकों नाम इसके हो सकते हैं। इसको हम एक रचना भी कह सकते हैं, इसको हम कृति भी कह सकते हैं। तो अनेकों नाम व्याकरण के हैं। और पाणिनि महोदय ने तो इसको क्या बताया है, ग्रंथ बताया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। वापिस देखिए, इसको हम पुस्तक भी कह सकते हैं, विधा भी कह सकते हैं, और संस्करण भी कह सकते हैं, रचना भी कह सकते हैं, और कृति भी कह सकते हैं। अब बात करें तीन मुख्य बिंदु, व्याकरण की जरूरत क्यों पड़ती है। तीन मुख्य बिंदु कौन कौन से देखिए। पहला उच्चारण, पहला क्या है, उच्चारण। दूसरा, पहले के ऊपर ध्यान देना, व्याकरण की जरूरत हमें शुद्ध उच्चारण के लिए भी पड़ती है। दूसरा बिंदु है लेखन, शुद्ध लेखन के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, व्याकरण की जरूरत पड़ती है। तीसरा बिंदु है प्रयोग। मित्रों, प्रयोग के लिए, शुद्ध प्रयोग के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, व्याकरण की जरूरत पड़ती है। शुद्ध उच्चारण के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, व्याकरण की जरूरत पड़ती है। और शुद्ध लेखन के लिए भी व्याकरण की जरूरत पड़ती है, और शुद्ध प्रयोग के लिए भी व्याकरण की जरूरत पड़ती है। आशा करता हूं यहां तक आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। इसी में व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं। व्याकरण के अंग को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला है वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य, और चौथा पद। व्याकरण के अंग कितने हैं, पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य और चौथा पद। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह से या वर्णों के सार्थक समूह से बना एक वर्ण खंड, जिसे हम कह सकते हैं वर्णों का समूह, अर्थात सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के क्रमबद्ध समूह से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और पद, जब ध्यान देना, जब स्वतंत्र शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो शब्द क्या कहलाता है, पद कहलाता है। अब हम इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वो हमारे वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो हम इसको एक स्पेशलिस्ट वर्ण विचार के रूप में लेकर पढ़ेंगे, शब्द को शब्द विचार के रूप में पढ़ेंगे, और वाक्य को वाक्य विचार के रूप में पढ़ेंगे। अभी हमें इस प्रकरण के अंतर्गत हमें इस व्याकरण को यहीं तक पढ़ना है, क्योंकि हमारे लिए प्रश्न कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है। कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है कि व्याकरण शास्त्र क्या है, भले ही शास्त्र जोड़ दे लेकिन परिभाषा क्या है व्याकरण की। इतना पढ़ लिया हमने, अभी भी हम परिभाषा की ओर गए हैं। परिभाषा मैंने बताई नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान करें कि परिभाषा इसकी क्या बन सकती है। मैंने आपके सामने खुले से शब्द लिख दिए हैं। इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण ही व्याकरण कहलाता है। शुद्ध रूप से उच्चारण के लिए, शुद्ध रूप से लेखन के लिए और शुद्ध रूप से प्रयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, व्याकरण की जरूरत पड़ती है। कहने का तात्पर्य परिभाषा ये हो सकती है कि जिन माध्यम से उच्चारण, लेखन व प्रयोग का या इनके माध्यम से शुद्ध रूप से प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। कहने का मतलब शुद्ध रूप से उच्चारण, लेखन और प्रयोग को ही हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। आशा करता हूं आपको व्याकरण प्रकरण अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी पहले प्रकरण का अंतिम जो टॉपिक है उस संदर्भ के बारे में बात करते हैं, लिपि का सामान्य परिचय। आइए देखते हैं लिपि का सामान्य परिचय। लिपि किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदी विषय प्रथमा कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, तो वहाँ से हमने सुना होगा कहीं ना कहीं किसी के मुंह से कि हिंदी की लिपि कौन सी है। मन में प्रश्न आया, उत्तर आया।
मन में उत्तर जरूर आया होगा कि हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। अर्थात लिपि की परिभाषा क्या है कि किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले निश्चित लिपि चिन्हों को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। मतलब किसी भाषा को लिखित जामा पहनाने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। मतलब भाषा को लिखित रूप देने के लिए, अर्थात मौखिक ध्वनियों, भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब हमें यही ध्यान रखना है कि देवनागरी लिपि कौन कौन से भाषाओं की है। मोटे मोटे तौर पे हमें ध्यान रखना है कि देवनागरी लिपि कौन कौन सी भाषाओं की है। तो हिंदी, संस्कृत और गुजराती, इन तीनों की लिपि कौन सी है, देवनागरी। और वैसे तो है और भी है, लेकिन हमें छोटे तौर पे प्रश्न जहां तक बन सकता है उस तौर तक हमें जाना है। तो हिंदी, संस्कृत और गुजराती की लिपि कौन सी है, देवनागरी। अब अंग्रेजी की तो सबको पता है, अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, रोमन। कौन सी है, रोमन। अब उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, ऐसे बहुत सारी होती है, लेकिन हमें मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बातें हैं कि हिंदी, संस्कृत और गुजराती की लिपि कौन सी है, देवनागरी, और अंग्रेजी की कौन सी है, रोमन। अब पढ़ कौन सी भाषा रहे हैं हम, हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न कैसे बन सकता है कि देवनागरी लिपि की कोई 2 या 4 विशेषताएं पूछ सकता है। अब हमें देवनागरी लिपि की विशेषताएं पढ़नी है। हमारे को ये भी ध्यान होना चाहिए कि देवनागरी लिपि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि की विशेषता, ध्यान दें। विशेषताएं, पहली विशेषता क्या है, यह है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, दाईं ओर लिखी जाती है। ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, मतलब इधर से शुरू होती है और इधर आके खत्म होती है। उर्दू इधर से शुरू होती है, इधर आके खत्म होती है। उसी प्रकार देवनागरी लिपि को लिखते समय हम बाईं तरफ से शुरू करते हैं और दाईं ओर तक उसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता, इस लिपि में किसका प्रयोग होता है, शिरोरेखा का प्रयोग होता है। इस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। लिपि अर्थात हम जो भी शब्द लिखेंगे उसके ऊपर जो ये लाइन खींचते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। अब तीसरी विशेषता यह है रोमन की अपेक्षा, यह रोमन की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। ये रोमन की अपेक्षा कम स्थान घेरती है, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। और इस लिपि को जिस प्रकार से हम उच्चरित करते हैं उसी प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। अर्थात चौथी विशेषता इसकी क्या होगी कि जिस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है, जिस प्रकार इसका उच्चारण होता है, उच्चारण होता है उसी प्रकार
लिखी जाती है, उसी प्रकार लिखी जाती है। अब 4 विशेषताएं हमने पढ़ ली। 5 विशेषता क्या है कि इसके अक्षरों की बनावट सुंदर है। इस लिपि में अक्षरों की बनावट क्या है? सुंदर है। अक्षरों की बनावट सुंदर है, क्योंकि कुछ अक्षर गोल घुमावदार हैं, कुछ दिखने में अच्छे हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इसके अक्षरों की क्या है बनावट है, वो सुंदर है। और इसमें वर्णों की स्पष्टता है। जो भी वर्ण हम बोलते हैं स्पष्ट वर्ण बोलते हैं, इसलिए इसकी एक विशेषता ये भी है कि वर्णों की क्या है? स्पष्टता है। इसमें वर्णों की स्पष्टता है। इसमें वर्णों की क्या है? स्पष्टता है। यह हमारा 2 नंबर का प्रकरण आज हुआ पूरा। तो आशा करता हूं ये प्रकरण आपको पूर्णतः अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसमें से प्रश्न कैसे बन सकता? लिपि की परिभाषा, या ये पूछा जा सकता है कि देवनागरी लिपि की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। कोई 2 विशेषता लिखे या कोई 4 लिखिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। तो आपको ध्यान देने लायक बात इसमें यही है कि हिंदी की लिपि कौन सी होती है, देवनागरी लिपि होती है, और उसकी कितनी विशेषताएं होती हैं। मुख्य तौर से आपको मैंने 6 विशेषताएं यहाँ लिखवाई है, उनमें से कोई 2, 4 और 6 याद होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब कम से कम हमको 4 विशेषताएं इसकी याद होनी चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए जहाँ तक जिनको हकीकत में आवश्यकता है, जो बिना फालतू घर पर समय बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए ये हमने एक छोटा सा प्रयास किया है SKC एजुकेशन ने, जो आपके लिए पूर्णतः कोशिश करेगा कि सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान आपका हो सके। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। आशा करता हूँ यहाँ तक के प्रकरण आपको स्पष्ट हो गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।